आर्यन मैथ स्कूल में आपका स्वागत है और आज हम लोग जेटीईटी के टॉपिक जियोमेट्री एंड स्पेशल अंडरस्टैंडिंग के थियरी एंड क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे। जोहार साथियों, आज हम फिर से एक नया वीडियो लेकर के आए हैं ज्योमेट्री एंड स्पेशल अंडरस्टैंडिंग का पार्ट 2। तो पार्ट 2 है ये। तो सबसे पहले आप लोग जो भी पार्ट 1 नहीं देखे हैं वो देख के आइएगा इस टॉपिक का, ठीक है, जो कि हमारा वीडियो में प्लेलिस्ट में ऑलरेडी है। तो स्टार्ट करने से पहले हम लोगों को कुछ थ्योरी पे काम कर लेते हैं और आज ज्यादा थ्योरी नहीं रहने वाला है, कुछ ही बाकी है। इससे पिछले वाले क्लास में बहुत थ्योरी करवाए थे। साथ में हम लोग आज जो क्वेश्चन लाए हैं वो उसका लेवल थोड़ा आगे बढ़ जाएगा, थोड़ा लेवल आगे बढ़ जाएगा। तो ध्यान देना है, हर एक क्वेश्चन को अच्छे से समझना है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कुछ थ्योरी पे। तो कॉन्ग्रुएंस वर्सेस सिमिलैरिटी, और होप आप लोग टेलीग्राम में ज्वाइन कर गए होंगे पीडीएफ के लिए। अगर अभी भी पीडीएफ के लिए कनेक्ट नहीं किए हैं तो आप लोगों को चाहिए होगा तभी तो कनेक्ट करिएगा ना। तो अगर चाहिए तो टेलीग्राम में आ जाइए, वहां पे पीडीएफ डाला जा रहा है, ठीक है। तो अभी फ्री में, कोई दिक्कत नहीं, फ्री में डिस्क्रिप्शन में भी है लिंक, लेकिन आगे जा करके हम क्यूआर कोड भी दे देंगे अभी इसी वीडियो में, तो वहां से भी ज्वाइन कर सकते हैं। दो वर्ड आता है कॉन्ग्रुएंस वर्सेस सिमिलैरिटी। कॉन्ग्रुएंस का हिंदी तो हो जाएगा आपका सर्वांग समता। इसका और सिमिलैरिटी में क्या अंतर है, ध्यान दीजिए। सर्वांग समता का मतलब हो गया सेम शेप एंड सेम साइज, ऑल कोरस्पोंडिंग साइड्स एंड एंगल आर इक्वल, समान आकार और समान माप। सिमिलैरिटी देखिए, छोड़िए, यहाँ पे जैसे हम समझा रहे हैं ना वो समझने का कोशिश करिए। हम यहाँ पे दो एग्जाम्पल ले रहे हैं। पहला एग्जाम्पल है हमारा कॉन्ग्रुएंस का और दूसरा एग्जाम्पल है मेरा सिमिलैरिटी का। ध्यान दीजिए, कॉन्ग्रुएंस का मतलब ये हो गया कि आप ट्राइंगल बनाइए, ट्राइंगल यहाँ पे बनाइए, और ट्राइंगल का कोई जरूरी नहीं है, मतलब कोई भी शेप, ठीक है। जैसे कि अगर हम एक रेक्टेंगल बना रहे हैं, रेक्टेंगल बनाने वाले हैं, तो अगर हम यहाँ पे रेक्टेंगल शो किए, एक सेकेंड, अगर हम यहाँ पे रेक्टेंगल शो किए यहाँ पे, तो कॉन्ग्रुएंस मेरा ये कहता है कि जैसे ही यहाँ पे इसका ये आ रहा है, क्या बोलते हैं, हाँ, इसका लेंथ जितना है, जिसका इतना लेंथ है, सेम लेंथ का आपको यहाँ भी बनाना है। यहाँ पे जितना लेंथ है सेम साइज का यहाँ भी बनाना है। ये जितना लेंथ आया उस सेम साइज का यहाँ भी बनाना है, और यहाँ पे जितना सेम आया साइज वो भी यहाँ भी बनाना है। यानी कि दोनों फिगर का जो शेप होगा वो तो एक जैसा दिखेगा ही दिखेगा, पर सेम साइज का भी होना चाहिए, सेम साइज का होना चाहिए। उसको बोलते हैं क्या, कॉन्ग्रुएंस। जैसे अगर हम लोग ट्राइंगल पे बात करें, यहाँ पे हम ट्राइंगल बना रहे हैं इस प्रकार से यहाँ पे, तो कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल बनाने के लिए मतलब हम सीधा सीधे बोलिए कि यही ट्राइंगल को सेम छापना यहाँ पे, यानी कि सब साइड इक्वल होना चाहिए, एंगल तक इक्वल होना चाहिए, इस प्रकार से, ठीक है। यानी कि सेम आना चाहिए, साइज मैटर नहीं करेगा, साइज भी सेम रहेगा, चाहे वो एंगल हो चाहे वो साइड हो, ठीक है। लेकिन जब आते हैं सिमिलैरिटी पे, ये एग्जांपल हमेशा दिखेगा ना पीडीएफ में भी, तो ये याद रहेगा सिमिलैरिटी पे। तो सिमिलैरिटी ये बोलता है कि सेम शेप होना चाहिए बट साइज में वेरी। वहां पे डिफिनेशन में भी पढ़ सकते हैं। देखिए, हम यहाँ पे एक बड़ा सा ट्राइंगल बनाए और एक हमारा छोटा सा ट्राइंगल बनाए, तो दोनों में शेप जो है यहाँ पे देख सकते हैं। शेप का मतलब हो गया, क्या बोलते हैं, समान दिखने वाला, आकार नहीं बोल सकते, फिगर दिखने वाला, ठीक है ना। शेप सेम है, पर क्या साइज सेम है, साइज सेम नहीं है, ठीक है, साइज सेम नहीं है। तो साइज से मतलब नहीं है, पर जो दिखने में उसके लगे उसी को बोलते हैं सिमिलैरिटी, यानी कि एक दूसरे का सिमिलर जैसा होना। कॉन्ग्रुएंस एकदम अलग है, कॉन्ग्रुएंस में साइज और सेम शेप भी होना चाहिए, ठीक है। अगर हम यहाँ पे फिर से एक ट्राइंगल पे भी एग्जांपल करना चाहें रेक्टेंगल पे, तो यहाँ देखिएगा हम ये बड़ा सा इस प्रकार से बनाए फिगर, और यहाँ से हम इसी प्रकार से बस छोटा सा बना दिए। एक जैसा दिख रहा है दोनों, हाँ, दोनों एक जैसा दिख रहा है, पर दोनों का प्रॉपर्टी अलग अलग है, दोनों का लेंथ अलग अलग है, तो ये कॉन्ग्रुएंस होता है, ठीक है। कॉन्ग्रुएंस को इस प्रकार से डिनोट करते हैं,
कॉन्ग्रुएंस तो इस प्रकार से डिनोट करते हैं और सिमिलैरिटी को मतलब सिमिलैरिटी को इस प्रकार से डिनोट करते हैं। कॉन्ग्रुएंस ये हो गया, ये होता है, ठीक है। और सिमिलैरिटी में बस एक जैसा दिखने वाला, कॉन्ग्रुएंस में वो साइन होता है। हम बोल वहां रहे हैं, लिख यहाँ रहे थे, ठीक है ना। बस मतलब आपको बस ये ध्यान देना है कि साइज अगर सेम रहा, साइज और शेप सेम रहा तो कॉन्ग्रुएंस, और साइज और शेप अलग अलग रहा तो क्या होगा, वो सिमिलैरिटी रहेगा, ठीक है। ये एग्जाम में डायरेक्ट आ सकता है, पूछ सकता है कि कॉन्ग्रुएंस के लिए या सिमिलैरिटी के लिए क्या क्या कुछ कुछ प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा कि जब दो शेप है, अगर साइड ये आगे कॉन्ग्रुएंस के लिए, सबसे पहले ये कॉन्ग्रुएंस के लिए, उसको आप बंद कर लीजिए, ठीक है। कॉन्ग्रुएंस के लिए जब साइड का मतलब हो गया, दो शेप है हमारे पास, इसका जितना साइड है, ये ट्राइंगल का स्पेशली दिया गया है, अगर इसका तीनों साइड और इसका तीनों साइड बराबर हो गया तो कॉन्ग्रुएंस। साइड एस का मतलब साइड एंगल साइड, यानी कि अगर एक ट्राइंगल का दो साइड और एक एंगल बराबर हो दूसरे ट्राइंगल के दो साइड और एक एंगल के बराबर, तो वही सेम होता है। एएसए सेम बात, आरएचएस यानी कि राइट हैंड साइड, मतलब मतलब एंगल 90 डिग्री का बनना चाहिए, हाइपोटेनियस आना चाहिए और एक साइड बराबर आना चाहिए, ये बात होता है। और सिमिलैरिटी के लिए क्या बोला गया, सिमिलैरिटी के लिए बोला है ए का मतलब हो गया डबल एंगल, ठीक है। दो एंगल अगर एक जैसा रहा तो वो सिमिलैरिटी जा सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट यहां से डायरेक्ट पूछता है कि एस प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है तो वो कॉन्ग्रुएंस होगा या नहीं, तो आपको बोलना पड़ेगा हाँ, ठीक है ना। जैसे ये पूछ सकता है कि दो शेप है, अगर एस ए या तो फिर ट्रिपल ए या फिर डबल ए, ऐसे कुछ लिख देगा जो कि एक गलत होगा, तो बोलेगा कि कौन सा कॉन्ग्रुएंस नहीं होगा। तो आपको ये याद होगा कॉन्ग्रुएंस में चार प्रॉपर्टी, एस मतलब वहां पे जो लिखा गया वो बस याद रहा है, तभी आप कर पाएगा, ठीक है। तो ये कॉन्ग्रुएंस और सिमिलैरिटी का बात था। हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक आता है नेट्स ऑफ 3D सॉलिड्स। नेट्स ऑफ 3D सॉलिड्स ये बहुत लोगों के लिए न्यू टॉपिक होगा, पर इस पे हम लोगों को ज्यादा काम नहीं करना है। यहाँ पे बस हमको ये समझना है कि मान लीजिए हम कल ही करवाए थे, कल का पीडीएफ में भी होगा, आप जो टेलीग्राम में जा सकते हैं, कि अगर मान लीजिए आपके पास 2D शेप है, 2D शेप यानी कि एक ट्राइंगल मान लेते हैं, ट्राइंगल बोलते हैं, रेक्टेंगल मान लिए, और रेक्टेंगल की मदद से अगर हमको क्यूबॉइड बनाना है इस प्रकार से, तो कितना बार उसको मोड़ेंगे कि वो 3D शेप बन जाए। बस यही आपका कहलाता है क्या, नेट्स ऑफ 3D, यानी कि कॉन्सेप्ट में आप पढ़ सकते हैं क्या लिखा गया है। हम ये बोल सकते हैं कि जब हम 2D शेप से, यहाँ पे क्या है, 2D शेप से जितना बार फोल्ड करने के बाद 3D शेप बन जाए, वही शेप को बार बार फोल्ड करने के बाद वो 3D शेप बन जाए, उसी को उसका क्या बोलते हैं, नेट बोलते हैं, नेट, ठीक है ना, नेट्स बोलते हैं, ठोसों का जाल। जैसे कॉन्सेप्ट में लिखा गया है ना, ए 2D पैटर्न दैट कैन बी फोल्डेड टू फॉर्म अ 3D सॉलिड, यानी कि एक 2D पैटर्न है जिसे 3D ठोस बनाने के लिए मोड़ा जा सकता है उसको। बस आपको कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना नहीं है, बस दो डाटा याद करना है कि जो क्यूब है, क्यूब यानी कि घन, कंसिस्ट 6 आइडेंटिकल स्क्वायर, यानी कि 6 आइडेंटिकल स्क्वायर होता है, और 11 डिफरेंट पॉसिबल नेट्स होता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत कम, ना के बराबर आता है, बस 1 से 2 बार आया था, कहीं ना कहीं, और कभी नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन तब भी एक क्वेश्चन पे काम कर लेंगे। इसी प्रकार सिलेंडर के लिए भी कंसिस्ट ऑफ 1 रेक्टेंगल एंड 2 सर्कल, बस आपको ये पढ़ना है। अब आते हैं आगे, मेंसुरेशन फॉर्मूला गाइड। सबसे पहला बात, इसको आप स्क्रीनशॉट मार के रखिए, या तो फिर आप हमारे चैनल पे जाइए, इस वाले चैनल पे जाइए, क्यूआर कोड स्कैन करिए फटाफट, और आप चैनल में जा सकते हैं टेलीग्राम में, या तो फिर सिंपली टेलीग्राम में सर्च मारिए, आपको यहाँ पे जेटेड 2026, तो आपको मिलेगा फ्री पीडीएफ, ये जो है ना फ्री पीडीएफ मिलेगा। कंटेंट केवल पढ़ाई से रिलेटेड होगा, कोई वहां पे बकवास नहीं होने वाला है, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं इसका पीडीएफ लेना तो आप आ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे।
ये सारा फॉर्मूला आपको याद रखना है, क्योंकि अभी हम याद तो थोड़ी करवाएंगे, अब डायरेक्ट हम जब क्वेश्चन करवाएंगे ना तब इससे रिलेटेड को होगा। आगे बढ़ते हैं। टेसलेशन या टाइलिंग, या ये क्या होता है ध्यान दीजिए। जैसे आप अपने घर में टाइल्स लगाते होंगे, टाइल्स, ये टाइल्स का जैसा फिगर दिख रहा है ना, तो टाइल्स लगाते होंगे, तो पूरा घर में जब हम पूरा टाइल्स लगाते हैं तो एक ही पैटर्न को बार बार फॉलो करते हैं ना, एक ही जैसा बॉक्स वाला टाइल्स रहता है, उसको बार बार हम लोग कवर करते हैं। पर यहाँ पे ये बात है कि वो रिपीट तो करता है लेकिन अलग अलग कलर का होता है, उससे मतलब नहीं है, पर शेप सबका अलग सेम होता है। यही बोलता है डिफिनेशन में कि बिना किसी रिक्त स्थान या ओवरलैप के सतह को ढकना, यानी कि हमको कवर करना है पूरा सरफेस को बिना ओवरलैप के। ओवरलैप का मतलब होता है एक के ऊपर एक रखना, तो उसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टेसिलेशन। रेगुलर टेसिलेशन का मतलब क्या हो गया, मेड ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन। पॉलीगॉन का मतलब कोई भी शेप, ठीक है ना। जैसे आपका स्क्वायर हो गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, हेक्सागोन हो गया, यानी कि वर्ग। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब तीनों साइड बराबर होना। देखिए अगर हिंदी में नहीं लिखा है तो हम हिंदी में बोल दे रहे हैं, आपको समझना पड़ेगा, वीडियो पॉज करके लिखना पड़ेगा, और पीडीएफ है तो वहां पे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो स्क्वायर इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, वो सब में रेगुलर में, ठीक है। इंटीरियर एंगल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे इसका बेस पे क्वेश्चन नंबर शायद 5 में क्वेश्चन में दिए हैं कि द सम ऑफ इंटीरियर एंगल, अरे वहां पे नहीं, यहाँ पे, द सम ऑफ इंटीरियर एंगल एट ईच वर्टेक्स मस्ट बी 360। यानी कि इंटीरियर एंगल का मतलब होता है कि मान लीजिए कोई शेप है, ये कोई शेप है। इंटीरियर एंगल का मतलब जो अंदर में जो एंगल बन रहा है ना, इंटीरियर का मतलब अंदर, एक्सटीरियर का मतलब बाहर। तो सम बोल रहा है कि अगर अंदर वाले सब को जोड़ दिए तो वो 360 के बराबर आना चाहिए। एट ईच वर्टेक्स मस्ट बी 360 डिग्री, ठीक है। तो बस ये बात बोल रहा है, क्वेश्चन करेंगे तो वो हो जाएगा। नोट्स के लिए स्कैन कर सकते हैं आप। अब आते हैं हमारा मेन, और ये तो सहायक आचार में ना, इससे रिलेटेड, सहायक आचार में इससे रिलेटेड 3 से 4 क्वेश्चन दिया गया था, ठीक है। तो ये वाला टॉपिक पॉलीगॉन एंगल प्रॉपर्टी क्लास 7 और 8 का है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला याद करना, समझना से ज्यादा फॉर्मूला, लेकिन हम समझा भी रहे। सम ऑफ इंटीरियर एंगल, जैसे कि आपको पूछ देगा, इंटीरियर एंगल का सम पूछ देगा कि मान लीजिए आपके पास कोई भी शेप है, ठीक है। आपको बोलेगा कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल, ये सब जोड़ने के बाद कितना एंगल बनेगा, तो यहाँ पे साइड गिनना है, नंबर ऑफ साइड। तो यहाँ पे साइड कितना है, यहाँ पे ध्यान देना है। ये 1 हो गया, 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया और ये 6 हो गया। तो 6 - 2, वो n - 2 इंटू 180। यहाँ पे n है हमारा साइड है, ठीक है। n क्या है मेरा, साइड है, साइड यानी कि भुजा, हाँ, नंबर ऑफ साइड यानी कि नंबर ऑफ भुजा, ठीक है। 6 - 2 इंटू 180 यानी कि 4 इंटू 180, और यही हमारा हो जाएगा आंसर। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, 2 एग्जांपल लेते हैं ये फॉर्मूला को ज्यादा अच्छे से समझने के लिए, ठीक है। जैसे में हम नंबर ऑफ साइड कम कर लेते हैं, अचानक मेरा दिमाग में आया एग्जाम्पल सबके मन में होगा कि अरे हाँ, क्या है हमारे मन में, यहाँ पे ध्यान देना है। मान लीजिए आपके पास ट्रायंगल है, बोला जाएगा कि अंतः कोणों का योग, यानी कि अंदर में जितना भी कोण है सबका सम कितना होता है। हमको तो पता है 180, पर हमको प्रूफ करते हैं। फॉर्मूला क्या है, n - 2 इंटू 180। यहाँ पे n के जगह में क्या बैठाएंगे, 1 2 3 का साइड है, तो 3 - 2 इंटू 180 दैट इज 3 - 2 इंटू 1 मतलब वो 1 हो गया, इंटू 180, यानी कि तीनों का सम कितना होता है, 180 होता है। इसी प्रकार 4 जब साइड रखेंगे तो रेक्टेंगल बनेगा, तो 4 - 2 करेंगे तो 2 आएगा, और 180 इंटू 2 करेंगे तो आप क्या देखिएगा, क्यों 360 हो रहा है। बस इससे ही रिलेटेड होगा, ठीक है। इच इंटीरियर एंगल रेगुलर जब होगा शेप, तो सबका क्या बोलते हैं, एकक कोण का एंगल कितना होगा, इस पे काम बोला जा रहा है, एकक कोण का एंगल। तो फॉर्मूला क्या है हमारा, n - 2, यहाँ पे n - 2 इंटू 180 तो था, डिवाइडेड कर देना नंबर ऑफ साइड्स के,
नंबर ऑफ साइड्स के, जो कि यहाँ पे हम फिगर में किए हैं, ठीक है। नंबर ऑफ साइड से जब डिवाइड कर देंगे तो हम एकक कोण का एंगल निकाल सकते हैं। n-2 इंटू 180 करेंगे तो क्या होगा, तीन सब साइड का सम मिलेगा, और वही नंबर ऑफ साइड से डिवाइड कर देंगे तो ईच इंटीरियर एंगल मतलब एकक कोण का एंगल मिलेगा, ठीक है। हमारा सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, ध्यान दीजिएगा, चाहे कोई भी शेप हो, चाहे कोई भी शेप हो, यहाँ पे कोई भी शेप हो, हम यहाँ पे कोई भी शेप ले रहे हैं, इसी प्रकार से कोई भी शेप ले रहे हैं, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल यानी बाह्य कोणों का योग, यानी कि यहाँ पे एंगल, 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 जितना भी बनेगा सबका सम हमेशा हमेशा 360 होता है, बस ये याद रखना है, ठीक है। और इसमें पूछ दिया जाएगा तो आपको कंफ्यूज नहीं करना है। नंबर ऑफ डायगोनल्स, नंबर ऑफ डायगोनल्स, मान लीजिए आपका कोई भी शेप दे दे और बोलेगा नंबर ऑफ डायगोनल, तो आपको देखना है कि वो शेप क्या है, ठीक है। तो n हमारा नंबर ऑफ साइड है, फॉर्मूला बैठाना है n इंटू n-3/2, बस और कुछ नहीं। जैसे में इसका एग्जांपल पे बात करते हैं, ये लेते हैं, मान लीजिए ये चतुर्भुज है या रेक्टेंगल है, इसमें बोलेगा नंबर ऑफ डायगोनल, नंबर ऑफ डायगोनल, डायगोनल। तो एक बात बताइए, फॉर्मूला क्या है, n इंटू n-3/2। यहाँ पे n की जगह में क्या बैठाएंगे, 4 बैठाएंगे ना, 1 2 3 4 4 साइड है, हाँ तो 4 बैठा दीजिए, 4 -3/2 इज इक्वल्स टू 4 इंटू 4 -3 1/2, यानी कि ये कट गया तो आया हमारा 2 आंसर। तो डेफिनेटली नंबर ऑफ डायगोनल कितना होता है, 2 होता है। कहाँ कहाँ होता है, यहाँ एक यहाँ बना, एक डायगोनल यहाँ बना डायगोनल, यही विकर्ण यही बोलते हैं, ठीक है। ईच एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला 360/n, ये सब याद रखना है। अब हम लोग आगे आते हैं, अगर प्रॉपर्टी रहेगा, ठीक। अब आते क्वेश्चन पे, क्वेश्चन पे कवर करते जाएंगे, सारा फॉर्मूला याद होते जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान से पढ़ना, हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ना है कि इफ, हाँ इफ, अगर क्लास अच्छा लग रहा हो ना तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए थोड़ा, ताकि सपोर्ट बढ़े, सब्सक्राइबर हमारा बहुत कम है। चलिए पढ़ते हैं। इफ द रेशियो ऑफ volumes of two spheres is 27 and 64, what is the ratio of their surface area, surface area का रेशियो पूछ रहा है हिंदी में। यदि दो गोलों के आयतन का अनुपात, दो गोला का आयतन का अनुपात उनके पृष्ठीय 27/64 है, 27/64 है, तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। बस ये क्वेश्चन बोला है, तो ध्यान दीजिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो कुछ नहीं करना है, रेशियो दिया गया ना। सबसे पहले एक बात बताइए, गोले का आयतन, गोले का आयतन या तो फिर बोल सकते हैं वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, हम थोड़ा इंग्लिश में लिख लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, स्फीयर क्या होता है, गोले का आयतन, गोले का आयतन क्या होता है, हम लोग को सबको पता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है, पाई आर क्यूब होता है। जहां पे हमको पता है आर मेरा क्या होता है, रेडियस होता है, आर मेरा क्या होता है, रेडियस, रेडियस का मतलब त्रिज्या, रेडियस का मतलब त्रिज्या, हमेशा आर रेडियस एच हाइट यही सब होता है। तो दिया गया है दो क्या बोलते हैं, आयतन दिया गया है ना। मान लेते हैं मेरे पास दो गोला है, दो गोला, फर्स्ट गोले का आयतन V1 और सेकेंड गोले का आयतन V2। हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, V1 के लिए वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय, फर्स्ट वाले को R1 ले लेते हैं, फर्स्ट वाले का R1 ले लेते हैं, और सेकेंड वाले का क्या लेंगे, 4/3 पाई R2 का क्यूब, ठीक है। यानी कि V1 हम पहला गोला का लिए, V2 का लिए 4/3 पाई आर क्यूब। तो हम यहाँ पे काटने वाले हैं, दोनों में 4/3 कटेगा, पाई पाई कटेगा, तो बचा क्या, R1 का क्यूब डिवाइडेड बाय R2 का क्यूब, जो कि दिया कितना गया है, V1/V2 दिया कितना गया था, 27/64। तो हम इसको आगे सॉल्व करने के बाद हमको क्यूब पे लिखना है, तो R1 का क्यूब R2 का क्यूब को हम ऐसे लिख सकते हैं, R1/R2 का होल क्यूब इज इक्वल्स टू, 27 को लिख सकते हैं हम 3 का क्यूब, और 64 को लिख सकते हैं हम 4 का क्यूब। ये पूरा चला गया क्यूब, ठीक है। अब यहाँ पे क्यूब से क्यूब हट जाएगा, क्यूब से क्यूब हट गया, तो बचा क्या, R1/R2
R2 इज इक्वल्स टू 3/4। 3/4 अगर रेडियस का वो पूछ दिया जाता तो क्या बोलते ये R1 और R2 कैसे समझ में आया ना। हाँ, अगर वो रेडियस का अनुपात पूछता तो हमारा आंसर हो जाता R1/R2 3/4, लेकिन ये आंसर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो पूछा क्या गया है, सरफेस एरिया क्या, पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल का। तो यहाँ पे आते हैं सरफेस एरिया पे, जल्दी बल्दी में वो जवाब नहीं दे देना है, सरफेस एरिया पे यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल पे, पृष्ठीय क्षेत्रफल पे। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है मेरा 4πr²। 4πr², तो लिखने वाले हैं 4πr²। ये फर्स्ट गोले का हो गया और सेकेंड गोले का क्या हो जाएगा, 4πr2 का स्क्वायर। फर्स्ट वाले का R1 का स्क्वायर, सेकेंड वाले का R2 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से फिर से हमारा 4π से 4π हटेगा, यहाँ पे R1 का स्क्वायर और R2 का स्क्वायर को हम कंप्लीट स्क्वायर में लिख लेते हैं। और भी R1/R2 का फॉर्मूला ले आए 3/4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, तो आंसर आया 9/16। ये हो गया। तो सरफेस एरिया का या पृष्ठीय क्षेत्रफल का बोला तो 9/16, अगर रेडियस का बोलता तो 9/3/4 हो जाता। तो ये जल्दी पल्दी में नहीं जवाब देना था, क्योंकि ऑप्शन में 3/4 भी है और 9/16 भी है, तो आंसर हमारा 9/16 हो गया। अब बताइए क्या लेवल क्वेश्चन का अच्छा नहीं था? डेफिनेटली अच्छा था। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ही हम ज्यादातर लाते हैं, पर अलग अलग स्टेट बोर्ड का लाते हैं ताकि प्रैक्टिस सही से लगे। ठीक है, रेगुलर पॉलीगोन हैज 20 डायगोनल्स। देखिए यहाँ पे अभी हम जस्ट डायगोनल का एक फॉर्मूला बताए थे ना कि नंबर ऑफ डायगोनल्स क्या होता है, n(n-3/2). तो यहाँ पे 20 डायगोनल्स दे दिया गया है। फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स बोला गया हिंदी में। एक नियमित बहुभुज में 20 विकर्ण है। कितना विकर्ण है? 20। तो इनकी भुजाओं की संख्या क्या होगी? भुजाओं की संख्या क्या होगी? ध्यान दीजिएगा, हमको पता है कि नंबर ऑफ डायगोनल्स, हम बार बार बोल रहे हैं। हिंदी वालों इंग्लिश पे थोड़ा ध्यान दो और इंग्लिश वालों हिंदी पे। इससे क्या होगा कि दोनों तरीका से क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा तो वो बेस्ट कहलाएगा। ये तो मेरा तो सजेशन यही है कि दोनों क्वेश्चन को वर्ड्स को बस समझना सीख लीजिए। ठीक है, नंबर ऑफ डायगोनल्स का फॉर्मूला क्या होता है? n(n-3/2) होता है ना। तो हमारा फॉर्मूला ये हो गया। नंबर ऑफ डायगोनल्स डेफिनेटली क्वेश्चन में दिया गया 20 डायगोनल्स, तो हम यहाँ पे 20 रखेंगे। नंबर ऑफ साइड तो n(n-3/2), हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो जो ये 2 है ये इधर आएगा, तो क्या बचेगा? 20 × 2, 20 × 2 इज इक्वल्स टू n(n-3). n(n-3) को लिख सकते हैं n², कहाँ गया? हाँ, n² - 3n। तो हम यहाँ पे फाइनली लाएंगे n² आएगा -3n आएगा, और ये 20 × 2 40 करेंगे, राइट साइड ले जाएंगे तो ये क्या आएगा? 40, राइट साइड में -40 इज इक्वल्स टू 0। अब हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। ध्यान देना है, आज सॉल्व करने वाले हैं ना, तो 40 को क्या में तोड़ेंगे जो आएगा, यही क्वेश्चन है हमारा। 8 × 5 = 40, 8। हाँ ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे तोड़ सकते हैं n² - 8n + 5n -40। ये द्विघात समीकरण सबको पता ही होता है। n कॉमन लेंगे तो n - 8 + 5 कॉमन लेंगे तो n - 8 = 0। यहाँ से n + 5 और यहाँ से आया n - 8 = 0। यहाँ से हम n बराबर में 8 लेंगे और -5 आएगा। और नंबर ऑफ साइड निकालना है, n हमारा नंबर ऑफ साइड है। यहाँ पे लिख लीजिएगा कि n मेरा क्या है? नंबर ऑफ साइड। नंबर ऑफ साइड होता है तो नंबर ऑफ साइड -5 कभी नहीं हो सकता। ठीक है, -5 कभी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि साइड हमेशा पॉजिटिव होता है। तो हमारा आंसर आ गया 8 आ गया। अब बताइए, इतना अच्छा क्वेश्चन आप कब कर पाइएगा? जब पढ़िएगा, तब प्रैक्टिस करिएगा, तब। आते थर्ड वाले क्वेश्चन में, इसलिए हम बोले पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि इफ द रेडियस ऑफ सिलेंडर इज डबल्ड एंड हाइट इज हाफ, द वॉल्यूम विल। यदि एक बेलन है,
कोई भी एक बेलन है जिसकी त्रिज्या 2 गुनी कर दी जाए, त्रिज्या 2 गुनी कर दी जाए और ऊंचाई आधी कर दी जाए तो आयतन क्या होता है। तो सबसे पहला ये सब क्वेश्चन बनाने से भी पहले हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि सिलेंडर के बारे में बोला गया है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर मतलब बेलन का आयतन, बेलन का आयतन होता क्या है, होता है हमारा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, जहां पे आर मेरा क्या है, रेडियस, हम लिख दे रहे हैं लेकिन बार बार नहीं लिखेंगे। आर मेरा क्या है, रेडियस, त्रिज्या भी बोलते हैं, और एच मेरा क्या होता है, हाइट होता है, यानी कि इसको बोलते हैं ऊंचाई। ठीक है, ऊंचाई। तो 1/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोल दिया गया है, क्वेश्चन में क्या बोल दिया गया है कि जो त्रिज्या है ना, जो त्रिज्या है यहाँ पे, जो त्रिज्या है उसको डबल कर दिया जाए, यानी कि 2r हो जाएगा, 2r 2 से गुना, और शायद किधर गया, हाँ, एच को, हाइट को हाफ करने बोला, यानी कि 1/2 करने बोला। तब हमारा क्या बोलते हैं ये, तब हमारा क्या होगा फॉर्मूला, उस पे काम करते हैं। हमारा हो गया 1/2, जितना बोला था ना, 1/2 एच हो जाएगा, मतलब एच को हाइट में 1/2 करने बोला था। तो चलिए अब फॉर्मूला में बैठाते हैं। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर क्या होता है हमारा, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अच्छा यहाँ पे 1/3 लिख दिए, कोन का फॉर्म लिख दिए थे ना, वो गलत हो जाता। पाई आर स्क्वायर एच, तो हमारा ये पाई का पाई, आर जो न्यू है ना, न्यू, ये न्यू वॉल्यूम है, ये न्यू है, और इसको हमको देखना ओल्ड से कैसा, पता है ऐसा क्वेश्चन हर एग्जाम में अप्रोक्स आता है। आर की जगह में हम क्या लिखने वाले हैं, 2r का स्क्वायर, और h की जगह में क्या लिखने वाले हैं, हाफ करने बोला तो h/2। हम इसको सॉल्व करने वाले हैं, ये 1/2 बाहर चला गया, पाई आया, और यहाँ पे 2r का स्क्वायर, 2r का होल स्क्वायर का मतलब हो गया 2 का स्क्वायर तो r, और ये r स्क्वायर इंटू h, तो ये 2 से ये 4 कट जाएगा, ये आया 2, तो हम 2 को बाहर रखें और ब्रैकेट में क्या बचा, पाई आर स्क्वायर एच। तो ये जान रहे हैं हम लोग, क्या जान रहे हैं कि ये क्या है, ओल्ड वॉल्यूम, यानी कि पहले का वॉल्यूम था, और ये न्यू का वॉल्यूम हम लोग निकाल रहे थे, वो 2 टाइम्स बेसी आया, तो 2 टाइम्स बेसी आया तो ये क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा, बस 2 गुना, बस फॉर्मूला में बैठाएं और कुछ नहीं किए। ठीक है, तो थोड़ा बस कैलकुलेशन देखना है और कुछ भी नहीं करना है। ये क्वेश्चन, हाउ मेनी प्लेन्स ऑफ सिमेट्री डज आ क्यूब हैव, यानी कि सिमेट्री तो हम पहले भी बता चुके हैं। एक घर में सममिति में कितने प्लेन्स होते हैं, ध्यान दीजिए, यहाँ प्लेन्स पूछा गया है, क्योंकि ये क्यूब पे बात होगा ना, तो क्यूब के पास 2 प्लेन होता है सिमेट्री, और 3 पैरेलल प्लेन्स होता है फेस पे, और 6 पास करता है ऑपोजिट एज पे, 3 फेस से पास करता है और 6 अपोजिट एज पे पास करता है, तो टोटल 9 होता है। तो बस हम इसको विजुअलाइज करने से ज्यादा जरूरी है इसको याद रखना कि क्यूब का जब भी सिमेट्री पूछे तो वो 9 हो जाएगा। ठीक है, वो ज्यादा इस पे बहस नहीं कर सकते हम लोग। क्या है हमारा 5th नंबर का क्वेश्चन, एक सेकेंड, हाँ 5th नंबर का क्या क्वेश्चन, क्या विच ऑफ द फ्लोइंग रेगुलर पॉलीगॉन्स कैन नॉट परफॉर्म अ रेगुलर टेसलेशन। अच्छा, ये क्वेश्चन आ गया टेसलेशन का। ठीक है, टेसलेशन का ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देना। निम्नलिखित में से कौन सा नियमित बहुपद, हिंदी में दिक्कत हो जाता है कभी कभी, नियमित बहुभुज अकेले नियमित टेसलेशन नहीं कर सकता, मतलब कि कौन सा एक ऐसा फिगर ले, अकेले का मतलब कि आप उसी को बार बार रिपीट कर करके वो टेसलेशन, यानी कि वो पूरा एरिया को कवर नहीं कर सकता है। हम लोग तो डायरेक्ट हम बता सकते हैं, ये स्क्वायर, हमारे घर में भी स्क्वायर का टेसलेशन होता है, सब जितना भी टाइल्स होता है वो सब स्क्वायर शेप का आता है, यानी कि वर्ग शेप का आता है। त्रिभुज भी हम लोग का घर में यूज होता ही है, षष्ठभुज भी होता है यूज, लेकिन पंचभुज पे बात करते हैं तो ये तो घर में यूज होता है, ऐसे करके जवाब थोड़ी दे सकते हैं। एक ऑथेंटिक पे बात करने हम बताएं कि हाँ ये सबका साइज देखे हैं। तो चलिए काम करते हैं, हम लोग क्या काम करेंगे ध्यान देना है। अभी हम कुछ देर पहले टेसलेशन में बताए थे कि
रेगुलर टेसिलेशन के लिए, जो कि क्वेश्चन में दिया गया था, टेसिलेशन के लिए जो इंटीरियर एंगल है वो कितना का डिवाइड होना चाहिए, 360 का। अभी कुछ देर पहले बताए थे, वहां पे 360 पे भी हम कवर भी किए थे, तो 360 का डिवाइड होना चाहिए, ठीक है ना। तो इंटीरियर एंगल पे, तो हम इंटीरियर एंगल निकालने के लिए बात करते हैं तो ध्यान देना है, पेंटागोन पे काम करते हैं सबसे पहला, क्योंकि हमको पता है कि पेंटागोन दिक्कत करेगा। स्क्वायर तो हमेशा बनेगा ही बनेगा, स्क्वायर और त्रिभुज ये तो दिमाग में बैठा लेना है, ठीक है। पेंटागोन पे बात करना है तो कैसे बनेगा, पेंटागोन का इंटीरियर एंगल निकालने वाले हैं। तो ये हमारा आ गया रेगुलर पेंटागोन का फिगर, ठीक है। यहाँ पे मेरा 5 एंगल बनेगा, पेंटा मतलब 5 होता है और हिंदी में तो पंचभुज लिखा गया है। तो हम जैसे कि बोले, सबसे पहले टेसलेशन बोला है, टेसलेशन के देखने के लिए हमको सबसे पहले इंटीरियर एंगल निकालना पड़ता है, और इंटीरियर एंगल के लिए भी हम जस्ट कुछ देर पहले फॉर्मूला लिखवाए नहीं थे, ये हमारा था यहाँ पे क्या है, इच इंटीरियर एंगल, ये वाला फॉर्मूला, ये वाला सेकेंड वाला इच इंटीरियर एंगल, यानी कि एक एक एंगल का मतलब एक एक जो एंगल था उसको निकालने का फॉर्मूला क्या है, n-2 इंटू 180 बाई n, जहां पे n क्या है, नंबर ऑफ साइड्स, कि कितना भुजा है कितना साइड है, ठीक है। तो इसलिए ये फॉर्मूला बहुत जरूरी होता है। तो आते हैं यहाँ पे, मेरा 5 साइड है, डेफिनेटली 5 साइड है, पंचभुज है, तो 1 2 3 4 5, तो 5 साइड के निकालने के लिए फॉर्मूला है 5n-2 इंटू 180 डिवाइडेड बाई n, यानी कि n-2 इंटू 180 बाई n, तो 5-2 इंटू 180 डिवाइडेड बाय 5, ये आ गया। हाँ, 5 से हम इसको काटेंगे तो 3 छक 36 में जाएगा, 5-2 यानी कि 3 इंटू 36, 6-18 का 8, हाथ में 1 9 10, यानी कि 108 डिग्री आएगा। यानी कि ये जो प्रत्येक जो कोण है वो 108 डिग्री, ये 108 डिग्री, ये 108 डिग्री, ये 108 डिग्री। तो हमको देखना है कि ये टेसलेशन, ये जो पॉलीगोन है मेरा वो टेसलेशन फॉलो करता है या नहीं करता है। तो कब करेगा, जब ये 360 डिग्री को डिवाइड करेगा, यानी कि प्रत्येक कोण 360 डिग्री को डिवाइड करना चाहिए कंप्लीटली। तो ये कंप्लीटली डिवाइड नहीं करेगा, यानी कि कंप्लीटली डिवाइड नहीं करेगा, इसी के कारण से कि पेंटागोन मेरा रेगुलर टेसलेशन फॉलो नहीं करेगा, अकेले अलोन लिखा गया है। यानी कि अगर मतलब प्रैक्टिकल वे में ये बोला जाए तो हम पेंटागोन को रिपीट कर करके कोई भी घर को हम क्या बोलते हैं, ये सजा नहीं सकते हैं, टाइल्स के जैसा नहीं बैठा सकते, बस वो बात बोला गया है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते, बस इंटीरियर एंगल निकाले और डिवाइड करके देखिए कि सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन अ ट्राइंगल, ट्राइंगल क्या है, एबीसी, ए एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल्स टू 110 दिया है, एंड एंगल बी प्लस एंगल सी दिया है 130। फाइंड करना है एंगल बी, यानी कि एक त्रिभुज है मेरा, कोई भी त्रिभुज है जो ए बी सी है, जिसमें ए और बी एंगल को ऐड करने पर 110, बी और सी ऐड करने पर 130, तो बी का एंगल निकालने बोला है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो ध्यान दीजिएगा कैसे बनाएंगे। सबसे पहले जो जो दिया गया है ना उसको सही से लिखने का कोशिश करिए। रुकिए, मार्कर कहाँ है, हाँ दूसरा कलर ले लेते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल्स टू 110। दूसरा क्या दिया गया है, एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 130 दिया गया है, ठीक है। हम क्या करते हैं, इसको इक्वेशन 1 मानते हैं, इसको इक्वेशन 2 मानते हैं। हम दोनों इक्वेशन को जोड़ दे रहे हैं, 1 और 2 को जोड़ दे रहे हैं। तो लेफ्ट साइड वाला लेफ्ट साइड में ऐड होगा, बाया वाला बाया, दाहिना वाला दाहिना। तो लेफ्ट साइड में जोड़ते हैं ना, तो क्या आएगा, एंगल ए एंगल बी, लेफ्ट वाला पूरा लिख दीजिए, एंगल बी एंगल सी। राइट साइड वाला एक तरफ 110 प्लस 130, यहाँ पे लास्टली हम लोग का क्या आएगा, एंगल ए बी 2 बार बी आ जाएगा, तो एंगल बी 2 बार आ गया, प्लस एंगल ऑफ सी इज इक्वल्स टू 130 और क्या बोलते हैं 110 ऐड करने वाले, ठीक है। तो क्या आने वाला 0, 3 और 1 4 और 240 आ गया। ये यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। एक बात, एंगल यहाँ पे कहीं दिया था ना a प्लस सी, अच्छा a प्लस सी नहीं दिया है, कोई दिक्कत नहीं, हमको बस b का निकालने बोला है। तो एक बात बोलिए, हम यहाँ पे क्या करते हैं ना, एक स्टेप स्किप करते हैं, मतलब ये एक स्टेप, ये हम इसको बस रीअरेंज करने वाले हैं, ठीक है। ये ना लिख करके हम क्या लिखने वाले, ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं,
ये जो एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी को हम एक साथ लिखने वाले हैं, ठीक है। ये एंगल ए हम एक साथ लिखने वाले हैं, बी और एंगल सी को एक साथ लिखने वाले हैं और बी को साइड भी लिखने वाले हैं। अब एक बात बताइए, एक ट्राइंगल है तो ए, एंगल ए और बी और सी का सम, तीनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा ना, यानी कि तीन एंगल का योग तो 180 डिग्री होगा ही होगा। तो ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, इसके जगह में हम लिखने वाले हैं 180। 180 कहाँ गया? हाँ, 180 प्लस एंगल बी इज इक्वल्स टू 240 इज इक्वल्स टू बी का निकलेगा, कैसे निकलेगा? 240 माइनस 180। अब 240 में 180 घटेगा तो डेफिनेटली मेरा कितना बचने वाला है? केवल और केवल 60। ये आया 60, तो बी का वैल्यू आ गया 60। हम बस कुछ नहीं किए, दोनों को ऐड कर दिए, ए बी सी को हम साइड लेकर के बता दिए कि हाँ, मतलब हमको वो पता है कि ए प्लस बी प्लस सी को हम ऐड करेंगे तो मेरा क्या आएगा? 180, तो वही यूज किए हैं, ठीक है। तो 60 डिग्री हमारा जो ऑप्शन सी है वो सही हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग 7 का क्वेश्चन पे। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। एक वायर, इसमें ऑप्शन पे ध्यान मत दीजिए, थोड़ा सा ऑप्शन का लिखा गया अटपटा। एक वायर है इज इन द शेप ऑफ ए स्क्वायर, यानी कि एक वायर यानी कि कोई तार ले लिए, एक शेप स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। कितना? 10 सेंटीमीटर। रुकिएगा थोड़ा, हाँ, 10 सेंटीमीटर। इफ इट इज बेंट इनटू अ सर्कल इट्स रेडियस विल बी। एक तार है जो 10 सेंटीमीटर भुजा वर्ग के आकार का है, 10 सेंटीमीटर भुजा वर्ग के आकार का है, ठीक है। यदि इसे वृत्त में मोड़ा जाता है तो इसकी त्रिज्या क्या होगी? यही बात बोला गया है। तो सबसे पहला बात यहाँ पे ध्यान देना है कि एक वर्ग बना लीजिए, एक वर्ग बना लीजिए, वर्ग बना लिए। तार 10 सेंटीमीटर भुजा वाले, 10 सेंटीमीटर भुजा वाले, तो एक से एक भुजा है, मान लेते हैं कि ये 10 सेंटीमीटर का है और ये तार है ना, तार बस इतना ही लंबा है, बस ये तार इतना ही लंबा है, 10 सेंटीमीटर भुजा वाले के आकार का तार है। तो बोला गया है कि अगर यही तार को उठा करके जो पूरा लपेट दे, अगर ये तार को पूरा स्क्वायर पे लपेट दे 10 सेंटीमीटर को, एक भुजा 10 सेंटीमीटर का है, तो एक बात बताइए, एक भुजा जब 10 सेंटीमीटर का है तो यही सेम तार इधर भी आएगा, क्योंकि स्क्वायर का चारों साइड, वर्ग का चारों साइड क्या होता है? बराबर होता है। ये भी 10 सेंटीमीटर आएगा, ये भी 10 सेंटीमीटर आएगा और ये भी 10 सेंटीमीटर आएगा। तो हम यहाँ पे बताने वाले हैं पेरीमीटर। पेरीमीटर बोलिए या फिर बोलिए आप क्या बोल सकते हैं इसको हिंदी में? परिमाप। परिमाप, परिमाप बोलिए। परिमाप क्या होगा? परिमाप हम ऑलरेडी बताए हुए हैं इससे के पहले वाला क्लास में। पेरीमीटर क्या होता है? जो बाउंड्री का जो लेंथ होता है ना, वही मेरा पेरीमीटर होता है, ठीक है। तो बाउंड्री का लेंथ क्या है? बस यहाँ ध्यान देना है, ये 10, ये 10 20, ये 10 30 और ये 10 40। तो यानी कि हम यहाँ पे 10 बार हम 40 छोड़ के 10 बार 4 बार जोड़ेंगे, 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10, पेरीमीटर निकाल दिए। टोटल कितना हुआ? 40। यानी कि जो एक तार है जिसकी एक भुजा 10 सेंटीमीटर के लिए वर्ग है, जिसका भुजा पे काम कर रहा है, तो 10 सेंटीमीटर एक था तो हम पूरा मान लिए, तो वो 40 सेंटीमीटर का हो गया। यानी कि वो जो तार लपेटने में, वर्ग में लपेटने में 40 सेंटीमीटर लगा। मान लीजिए यही तार को उठाया गया, जो 40 सेंटीमीटर है ना, हाँ, इसी को उठाया गया और क्या बनाया गया? वृत्त, यानी कि सर्कल के आधार पर, और इसका त्रिज्या पूछा गया है। तो मानिए एक बात, अगर ये तार उठाएं 40 सेंटीमीटर और इसको हम इसमें लपेट दे, उतना ही बड़ा हमको सर्कल लेना है जो 40 सेंटीमीटर का हो। तो एक बात बताइए, वृत्त का परिधि क्या होगा? वो भी तो 40 सेंटीमीटर ना हो जाएगा? क्यों? क्या कि हमको परिधि बोलिए चाहे परिमाप बोलिए, पूरा बाउंड्री में लपटाना चाहिए, यानी कि वही लेंथ है उसका। तो परिमाप हमेशा जब एक फिगर से दूसरा फिगर में जाए तो वही सेम होगा। तो हमको एक बात बताइए, वृत्त का परिधि क्या होता है? वृत्त का परिधि क्या होता है? परिधि यानी कि 2 पाई r होता है। और अभी जस्ट बोले यहाँ पे परिधि भी 40 सेंटीमीटर के बराबर होगा, क्योंकि तार लंबा छोटा नहीं होगा, वो उतना के उतना ही है। तो 2 पाई r हो गया। काटेगा तो काटते हैं, नहीं कटेगा तो छोड़ देंगे। ये 2 से ये 20 बार में कटा,
ठीक है ना, 2 से 20 बार में कटा, तो यहाँ पे बचा क्या, आर। 20 का 20 राइट साइड में जो पाई था वो राइट लेफ्ट साइड में आ गया, इज इक्वल्स टू आर। हमको आर ही निकालने बोला गया था, हमको त्रिज्या निकालने बोला गया था, तो 20 बाई पाई हो गया आंसर इसका। तो ये फर्स्ट नंबर में गया था 20 बाई पाई। कैलकुलेशन करने नहीं दिया, बस यहाँ पे डायरेक्ट ही है। तो बस ये क्वेश्चन बहुत जरूरी था कि अगर एक शेप को, परिमाप को दूसरे वृत्त में तोड़ेंगे तो बस बराबर करना है। ठीक है, आते क्वेश्चन में है, the total surface area of a cone of radius r and silent height कितना दिया गया, 12। सबसे पहला किस फिगर के बारे में बात किया गया है, कोन के बारे में बात किया गया है, कोन के बारे में। तो ध्यान देना है, यहाँ पे रेडियस कहाँ होता है, देखिए ये आ गया आपका रेडियस, यहां से यहां तक आपका रेडियस, क्यों, क्योंकि यहाँ पे नीचे आपका सर्कल बनता है। ठीक है, साइलेंट हाइट इसको बोल देंगे, साइलेंट हाइट आप इसको बोलिएगा, इसको ये वाला साइलेंट हाइट दिया गया है 12, और इसको बोलते हैं हाइट, इसको बोलते हैं हाइट, और जो कि h। ये रेडियस दिया गया है r। ठीक है, तो हम लोगों को क्या निकालने, क्या बोला गया है, द टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया निकालना है जिसका रेडियस r हो और साइलेंट हाइट 12 हो। ठीक है, तो एक बात हमको बस छोटा सा बस आपको बताना पड़ेगा कि टोटल सरफेस एरिया हिंदी में शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, हिंदी में लिख लीजिएगा शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला शंकु का क्या होता है। तो आप उस पीडीएफ में जाइएगा, पीडीएफ देखिए, पीडीएफ ज्वाइन करना तो बस यहाँ पे बिना कोई स्पेस के जेटेट लिखिए, 2026 लिखिए और मैथ्स लिखिए टेलीग्राम में, बस ये काम करिए, जेटेट 2026 मैथ्स, स्पेस दीजिएगा नहीं। आपको डेफिनेटली एक चैनल मिलेगा, उस चैनल पे ज्वाइन करिए, वहां पे सब पीडीएफ है। ठीक है ना, पीडीएफ क्लास खत्म होता है और शाम होते या दिन होते, मतलब जो भी 5-10 घंटा होते में पीडीएफ वहां पे अपलोड कर दिया जाता है। तो जितना पीडीएफ उसको प्रैक्टिस करते रहिए, पीडीएफ नेक्स्ट पीडीएफ ऑटोमेटिक आ जाएगा बिना कोई टेंशन के, सारा पीडीएफ मिलेगा वहां पे। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है पाई आर इनटू साइलेंट हाइट, अंदर में साइलेंट हाइट होता है प्लस आर, आर यानी कि वही। ठीक है, रेडियस, तो यहाँ पे पाई आर, साइलेंट हाइट का दिया गया है कितना, 2l प्लस आर। वैसे यहाँ पे l प्लस आर होता है क्योंकि हमेशा साइलेंट हाइट l लेके चलते हैं, पर यहाँ पे ऑलरेडी 2l बोल दिया गया है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्योंकि कैलकुलेशन करने के लिए कुछ डाटा नहीं दिया गया तो हम कैलकुलेशन नहीं करेंगे, बस यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये पाई आर यहाँ पे सेकेंड नंबर पे, ऐसे टाइपिंग थोड़ा सा एरर हो गया है, पर वो समझना है कि वो यही बोला गया है, निकालने के लिए सीखिए, है ना। 9 नंबर में आते हैं, 9 नंबर में क्या बोला गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन देखो, जो भी ये बताया जा रहा है क्वेश्चन आएगा, फॉर्मेट में आएगा, एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा पर इसी फॉर्मेट में आएगा। इफ ईच साइड ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीज्ड बाय 50%, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीजेज इन इट्स सरफेस एरिया। यदि घन की प्रत्येक भुजा 50 सेंटीमीटर से बढ़ा दी जाए तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना प्रतिशत से वृद्धि करेगा, यानी कि प्रत्येक साइड अगर बढ़ा दिए तो हमको पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने बोला है ना। क्वेश्चन को समझिए, मान लीजिए ये एक क्यूब है, मान लीजिए ये क्यूब है और इसको प्रत्येक साइड 50% बढ़ा दिया गया, प्रत्येक साइड 50% बढ़ा करके बड़ा फिगर बना दिया गया। तो बोला गया है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितना वृद्धि होगा। तो सबसे पहला बात, पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है ये तो जानना पड़ेगा ना। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का यानी कि सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 6a²। ए यहाँ पे क्या है, साइड है, यहाँ पे ए क्या है, ए क्या है मेरा, साइड ऑफ क्यूब। ठीक है, साइड है मतलब भुजा है, भुजा है। तो एक बात, 50% बढ़ाने का मतलब क्या हुआ वो समझिए। मान लीजिए कि आपका अगर कोई 100 है, 100 में 50% बढ़ेगा यानी कि 150 हो जाएगा। ठीक है, 150 हो जाएगा, ये दिमाग में बैठा के रखना है। तो हम टोटल को 100 ना मान करके हम 1 मानते हैं, टोटल को हम 1 मानते हैं। 50% का मतलब 1.5, तभी तो दुगुना का मतलब 2 हो जाएगा। 50% का मतलब बस 50 पैसा बढ़ना, यानी कि 1.5 हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे काम करते हैं।
अब हम लोग काम करते हैं तो फॉर्मूला पे काम करते हैं, न्यू पृष्ठीय क्षेत्रफल, न्यू पे काम करते हैं। तो 6a, ए की जगह में देखो ये पुराना था, यहाँ पे क्या है ना 6 इंटू 1 ए का स्क्वायर है, यानी कि ए के साथ 1 है, यानी कि प्रत्येक साइड 1 था, मान लीजिए यहाँ पे प्रत्येक साइड 1 था, तो प्रत्येक साइड यहाँ पे क्या हो गया 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है, क्योंकि 50% बढ़ा है। तो 1 की जगह में हम लोग लिखने वाले हैं 1.5 ए का स्क्वायर, हम इसको फिर से लिखने वाले हैं 6 का 6, 1.5 का स्क्वायर क्या होगा 2.25 और यहाँ पे ए स्क्वायर आएगा, ठीक है। अब इसको बस यहाँ पे फिर से अच्छे से लिखने वाले हैं हम लोग, ये यहाँ पे 2.25 बाहर जाएगा, 2.25 बाहर जाएगा और अंदर में आ जाएगा 6a स्क्वायर। तो जो यहाँ पे लिखे हैं 6a स्क्वायर, यहीं पे 6a स्क्वायर यहाँ पे है, यही मेरा ओल्ड का सरफेस एरिया था, तो कितना गुना के भागा 2.25 का गुना भागा, समझा ना। 2.25 जैसे में पुराना था 6a स्क्वायर और नया में आया 2.25 इंटू 6a स्क्वायर, तो 2.25 का मतलब क्या हो गया, सबसे पहला एक का 1.5 मतलब 50% 1.5 आया, ये 50% है, ठीक है। अगर एक का 2 करे तो कितना आएगा 100% का मतलब डबल, ठीक है ना, डबल परसेंट आया, डबल। फिर से अगर हम एक का उसमें फिर से 25 ऐड करने वाले ना, 25 ने आ रहा है, यानी कि एक का 2.25, इसका मतलब क्या हुआ 125%, 125%, तो 125% आपका आंसर हो गया। बस यही काम करना था, एक का 50 1.5 अगर 100% के, यानी कि वो जस्ट दुगुना का बात कर रहा था, और 2.25 यानी कि उससे भी 125 जाएगा, बस खत्म, ठीक है ना। 2.5 रहता तो 150 हो जाता, 150%। तो ऐसे ही काम करना है। यहाँ पे क्या बोला गया ध्यान दीजिएगा, हाउ मेनी वर्टिसेस आर देयर इन अ पेंटागोनल पिरामिड, पेंटागोनल पिरामिड में वर्टिसेस कितना होगा, ठीक है। तो सबसे पहला बात, जब भी पिरामिड का वर्टिसेस पूछे, यहाँ पे फॉर्मूला ध्यान दीजिएगा, पिरामिड का वर्टिसेस पूछे तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है n+1, क्या होता है n+1। ऐसा बहुत क्वेश्चन है कि आप लोग करे नहीं होंगे, यहाँ पे n+1, जहां पे n क्या है मेरा साइड यानी कि भुजा, n मेरा साइड बोलिए या भुजा बोलिए। तो पेंटागोन यानी कि पंचभुज का वर्टिसेस बोला गया है, पंचभुज का, तो फॉर्मूला क्या होगा 5+1 = 6, तो हमारा वर्टिसेस क्या हो जाएगा 6। जब भी वर्टिसेस पूछा जाए पिरामिड का तो बस एक बढ़ा दीजिएगा, ठीक है ना, बस एक बढ़ा दीजिएगा। आते हैं 11 नंबर में क्वेश्चन पे, 11 क्या बोल रहा है, अच्छे से पढ़ना है हम लोगों को। तो ये हमारा रहा क्वेश्चन नंबर 11, इन अ रेगुलर पॉलीगॉन इच एक्सटीरियर एंगल इज 45 डिग्री, नेम ऑफ द पॉलीगॉन, यानी कि शेप का हमको नाम बताना है। एक नियमित बहुभुज में प्रत्येक बाह्य कोण 45 डिग्री का है, प्रत्येक बाह्य कोण 45 डिग्री का है, बहुभुज का नाम बताइए, ठीक है। तो अच्छा 45 डिग्री का है, और हमको पता है कि जब बाह्य कोणों का सबका योग कितना होता है 360 डिग्री, 360 डिग्री। अगर हम इसको 45 से डिवाइड कर दें तो 45 दूनी तो आपका 90 100, हाँ 8 बार में जाएगा, ठीक है। तो यानी कि एक भुजा होगा, सीधा सीधी बात, क्योंकि हमको पता है कि सबको जोड़ने के बाद कितना आएगा 360, एक का दिया गया 45 डिवाइड कर दिए तो टोटल बन गया 8, तो 8 साइड होगा, 8 को बोलते अष्टभुज या ऑक्टागोन, ठीक है। क्लियरली ये समझ में आ गया होगा। ये हमारा टेलीग्राम का QR कोड है, स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हैं, या तो फिर आप सिंपली JTET 2026 मैथ्स लिखिएगा तो भी आएगा। बस ये PDF के लिए है, उसमें केवल PDF नोट्स मिलेगा और कुछ नहीं। क्लास जैसे आएगा उसके कुछ दिन, एक दिन में ही आ जाएगा PDF। 12 नंबर क्या बोल रहा है, द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ अ पैरेललोग्राम, यानी कि एक समांतर चतुर्भुज का घूर्णन सममिति का कर्म बताइए। ध्यान दीजिएगा, पैरेललोग्राम का मतलब क्या हो रहा है, पैरेललोग्राम यानी कि कोई भी दो पैरेलल है, ठीक है, कोई भी दो पैरेलल है, इसको बोला गया कि कितना इसका रोटेटरी सिमेट्री क्या होता है, यानी कि इसको कितना बार घुमाएंगे कि वो वापस से वैसे ही दिखने लगे, ठीक है। तो पैरेललोग्राम ध्यान देना है कि वो 180 डिग्री में
कितना में 180 डिग्री में और 360 डिग्री में घुमाने पर वो ओरिजिनल जैसा दिखने है। 180 डिग्री का मतलब ऐसे कंप्लीट, ऐसे एक बार फ्लिप करना। 360 का मतलब उसको वापस से फ्लिप करना। ठीक है, तो यानी कि 2 बार फ्लिप करने पर वो वापस से होगा, सेम पोजीशन में आ जाएगा। तो हम ऑलरेडी ऐसा क्वेश्चन करवाए, रोटेशनल सिमेट्री पूछे तो कितना बार रिपीट करके आता है वही, तो 2 बार रिपीट करके आ जाएगा, कहानी खत्म। आगे हमारे पास थर्ड क्वेश्चन थोड़ा कैलकुलेटिव है, थोड़ा समझना है। बोला गया ना कि 2 सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर आर मेल्टेड टू फॉर्म अ सिंगल स्फीयर। ऐसा क्वेश्चन पीजीटी में भी आया था, पीजीटी पेपर 1 में भी, तो ऐसा क्वेश्चन आता है हमेशा। ठीक है, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द न्यू स्फीयर? 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 2 ठोस गोले को पिघालकर एक गोला बनाया जाता है। नए गोले की त्रिज्या बताएं। मतलब इसको अगर हम लोग थ्योरेटिकली समझना चाहें तो ऐसे समझिए कि मान लीजिए 2 गोला है, एक का 3 है सेंटीमीटर और एक का है 4। ये दोनों को हम पिघाल दिए, पिघाल देने के बाद तो मटेरियल जो भी बचेगा उससे हम लोग एक बड़ा गोला बनेगा। बड़ा गोला बनेगा तो इसी का बोला गया है कि उसका गोले का रेडियस क्या है, रेडियस क्या है। ठीक है, तो एक बात बताइए, इसका जो आयतन होगा, इसका जो आयतन होगा मान लीजिए V1, आयतन का मतलब उसमें कितना मटेरियल है। ठीक है, उसमें कितना कंटेंट है, उसमें कितना मटेरियल है V1, और इसका जितना भी आयतन होगा यानी कि V2, ये दोनों को मिलाइएगा तब तो इसमें जितना भी आएगा माल उसमें आ जाएगा V कैपिटल V पे, है ना। तो यानी कि जो V कैपिटल बड़ा वाला लिए ये V1 प्लस V2 आ गया। तो हमको पता है आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है स्फीयर का, डेफिनेटली हमको पता है 4/3 पाई, बड़े वाले का रेडियस को हम r मान लेते हैं, r मानते हैं 4/3 पाई r क्यूब। राइट साइड V1 के लिए हम लोग लेते हैं 4/3 पाई r। फर्स्ट V1 के लिए r कितना है, 3 है तो 3 का क्यूब, प्लस लास्ट वाला V2 के लिए 4/3 पाई किसका स्क्वायर क्यूब, तो ये 4 है तो 4 का क्यूब, 4 का क्यूब। अब नीचे आते हैं, इसके पे काम करते हैं हम लोग, तो ये 4/3 पाई r क्यूब इज इक्वल्स टू ये दोनों में से, ये दोनों से 4/3 पाई 4/3 पाई कॉमन ले लिए, 4/3 पाई, यहाँ पे 3 का क्यूब बचा प्लस 4 का क्यूब बचा। ये यहाँ पे हम लोग डेफिनेटली देख सकते हैं ये 4/3 पाई और ये 4/3 पाई कट गया, तो फाइनली क्या बचा, फाइनली हमारे पास बचा r का क्यूब। यहाँ राइट साइड में 3 का क्यूब यानी कि 27 प्लस 4 का क्यूब यानी कि 64 होगा। ऐड करते हैं, 4 या एक हाथ में 6 2 8 और 1 9 99, तो r क्यूब आया मेरा 91, लेकिन रेडियस पूछा है तो r इज इक्वल्स टू 91 का रूट में जाएगा 1/3। तो ये देखिए रेडियस यही आने वाला है और ये आपका ऑप्शन थर्ड में है, तो आंसर खत्म हो गया। बस ये चीज देना था कि दोनों को वॉल्यूम को ऐड करके थर्ड वाले में लपेट के फेंकना था। ठीक है, आगे आते हैं, क्या बोला गया, व्हाट इज द सम ऑफ इंटीरियर एंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला की भी हम सब ऊपर में करवा चुके हैं। इंटीरियर एंगल ऑफ नैनोगोन, नैनोगोन साइड ब्रैकेट में लिख दिया गया 9 साइड, पर नहीं भी लिखेगा तो भी हमको समझना है कि नोनागोन मतलब होता है 9 साइड। एक नवभुज, हिंदी में तो साफ साफ पता चल जाता है कि कितना भुजा होगा, इसलिए बोले इंग्लिश वालों को भी हिंदी थोड़ा पढ़ लेना चाहिए। एक नवभुज, 9 भुजाओं के अंतः कोणों का योग क्या होगा। तो हमको पता है, क्या पता है कि n-2 इंटू 180 होता है सम ऑफ इंटीरियर एंगल का, यानी कि अंतः कोणों का योग n-2 इंटू 180 होता है। यहाँ पे n नंबर ऑफ साइड हो रहा है, यहाँ पे साइड कितना दिया गया 9, तो बैठा देंगे n-2 इंटू 180, ये सम ही ना पूछा है, हाँ सम पूछा था, हाँ तो बस इसको सॉल्व करेंगे। 9 - 2 कितना 7 इंटू 180, 7 इंटू 180 1856, 7 और 5 12, 1260 ये मेरा डिग्री जाएगा तो 1260 कहीं है, तो हाँ डेफिनेटली आंसर हो गया। लेकिन अगर n-2 इंटू 180 नहीं पता, सम ऑफ इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला नहीं पता, तो डेफिनेटली ये आपसे नहीं बनेगा। तो हम इसलिए बोले कि फॉर्मूला जरूर देखिएगा। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट से क्वेश्चन में हमारा कि एक स्फीयर है a sphere is inscribed inside a cube of a side
ए फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। एक गोला ए, कोई गोला है ए, भुजा वाले घन के अंदर समाहित है। गोले का आयतन पूछा है, गोले का आयतन पूछा है। तो सबसे पहले एक छोटा सा बात, फिगर पे काम करते हैं, फिगर पे काम करते हैं। मान लीजिए क्यूब है, कैसे इसका फिगर कैसे बनेगा वो समझिए, क्योंकि ये फिगर बनेगा तभी समझ में आएगा। मान लीजिए क्यूब है, क्यूब है, इसी के अंदर गोला समाहित है, यानी कि यहां पे ही गोला है, यहां पे ही क्या है, गोला। तो मान देखिए गोला, यानी कि इसका जो डायमीटर होगा ना, डायमीटर यहां से यहां तक, तो वही इसका साइड भी होगा, वही इसका साइड भी होगा। बस यही समझना है, फिगर थोड़ा सा खराब हो सकता है, पर यही समझना है कि जो इसका गोला का डायमीटर होता है वो भुजा के बराबर का होता है। ठीक है, तो अगर हम लोग भुजा ए लिए तो डायमीटर भी ए के बराबर होगा। तो यहाँ पे आप लोग लिखने का जरूरत नहीं है, लिखने का जरूरत नहीं है, बस वीडियो में ध्यान दीजिए कि सिंस डायमीटर इज इक्वल्स टू ए, ए मेरा साइड है क्यूब का, साइड ऑफ क्यूब, क्यूब, और डी मेरा क्या है, डायमीटर, डायमीटर। ठीक है, डायमीटर है, तो दोनों बराबर है, पहला बात ये। दूसरा बात, जब d बराबर a तो रेडियस क्या होता है हमको पता है, डायमीटर का हाफ होता है, d/2 होता है, तो d बराबर a/2, तो रेडियस का वैल्यू पता चल गया, a/2 हो गया, a/2 हो गया। तो वॉल्यूम पूछा है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर पूछा है, तो देयरफॉर वॉल्यूम, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला पे काम करते हैं, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो 4/3 पाई आर का वैल्यू कितना, a/2, a/2 का क्यूब इज इक्वल्स टू 4/3 पाई a का क्यूब, और नीचे 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 8। तो 4 से ये 2 बार में कटा, तो क्या आ गया, पाई a³/6। तो पाई a³/6, इसमें भी थोड़ा अटपटांग लिख रहा है, पर यही हो जाएगा आंसर। ठीक है, यही हो जाएगा आपका आंसर। तो ये थोड़ा थोड़ा सा क्वेश्चन भी होगा, पर ध्यान तो देना पड़ेगा ना। ठीक है, एक क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द नंबर ऑफ एजेस ऑफ अ डोडेकाहेड्रॉन, डोडेकाहेड्रॉन, एक 10 फलक 12 फलक में किनारों की संख्या कितनी होगी। हिंदी में तो कुछ ज्यादा ही टफ लगता है। डोडेकाहेड्रॉन में सबसे पहला 12 फेसेस है, तो समझिए सबसे पहला डोडेकाहेड्रॉन का मतलब होता है उसमें जो क्या बोलते हैं, वर्टिसेस जो बनेगा ना, जो वर्टिसेस बनेगा वो 20 होगा। डोडेका मतलब ही होता है 20, यानी कि इसमें वर्टिसेस बोला गया है, वर्टिसेस 20 हो गया। फेसेस यानी कि एफ हमारा 12 हो गया। हमको नंबर ऑफ एजेस पूछा है, नंबर ऑफ एजेस पूछा है, यहाँ पे एजेस पूछा है कि एजेस क्या होगा। हमको फॉर्मूला ही पता है, कल ही करवाए थे, a + b - a e इज इक्वल्स टू 2। एफ पता है, एफ कितना पता है, 12, भी कितना पता है, 20 - e इज इक्वल्स टू 2। बस इसको सॉल्व करेगा तो आंसर आ जाएगा। तो e बराबर हो जाएगा 12, 20, 28, 28 2 30। तो बस इसको सॉल्व करना है, जोड़ना घटाना, 30 आंसर हो गया। तो ये फॉर्मूला पता करना पड़ेगा, और ये लास्ट क्लास में डेफिनेटली करवाया गया था, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी। एक साइड ऑफ 3 ऑब्जेक्ट ऑन अ वॉल कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, ये सीधा सीधी ये बोला जा रहा है कि कोई भी एक 3D ऑब्जेक्ट लीजिए, कोई भी एक 3D ऑब्जेक्ट लीजिए। 3D ऑब्जेक्ट क्या, हम भी एक 3D ऑब्जेक्ट हैं। अगर हम अपने आप को दीवार के सामने ले जाएं और हमारा छाया दीवार में कैसा बनेगा, तो 3D का मतलब होता है जिसमें ऊंचाई भी है। ठीक है, और जब हम लोग अपना परछाई को देखते हैं उसमें ऊंचाई नहीं रहता, उसमें बस लंबाई और चौड़ाई रहता है कि इतना मोटा है, इतना लंबा है। यानी कि लास्ट क्लास में शायद बताए थे कि 2D हो गया, वो 2D केवल लंबाई और चौड़ाई है। ठीक है ना, लंबाई और चौड़ाई, ऊंचाई नहीं है। तो ये ऑलरेडी क्या हो जाएगा, 2D हो जाएगा। किसी भी ऑब्जेक्ट को दीवार के सामने रख जाइए, परछाई हमेशा 2D बनेगा। ठीक है, तो कुछ कुछ कॉन्सेप्ट वाला भी क्वेश्चन ऐड किए हैं, ताकि हर क्वेश्चन कैलकुलेटिव हो ये जरूरी नहीं, कुछ कॉन्सेप्ट वाले भी रहेंगे। ठीक है, क्या क्वेश्चन है 18 में, 18 में क्या है, एक पिरामिड है, हैज सर्कुलर बेस, इट इज एक्चुअली अच्छा, एक पिरामिड का आधार वृत्ताकार है, यह वास्तव में क्या है। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, पर ये जिसको नहीं आएगा समझ तो उसके लिए हार्ड है। मान लीजिए यहाँ पिरामिड बना दिए, पिरामिड ऐसे ही बनता है जिसका बेस क्या है, बेस सर्कुलर यानी कि वृत्ताकार का। तो बताए तो ये किसका शेप, इसका शेप का नाम क्या है, कोन, शंकु, खत्म। ये इतना इजी था। ठीक है, आते हैं अच्छा लास्ट क्वेश्चन में आ गए, व्हाट क्रॉस सेक्शन डू वी गेट,
डू वी गेट व्हेन वी गिव अ वर्टिकल कट टू अ ब्रिक? जब हम एक ईंट को लंबवत काटते हैं तो कौन सा क्रॉस सेक्शन एरिया, मतलब कुछ नहीं बोला गया, मान लीजिए ये ईटा है, ईटा है, इसको हम ऐसे से काट देंगे, ऐसे से काट देंगे, ईटा को काट के देखिएगा तो वो कैसा बनेगा, ऊपर का एरिया कैसा बनेगा, ऊपर का एरिया, क्रॉस सेक्शन का मतलब होता है जहां पे काटे ऊपर वाला एरिया, तो डेफिनेटली वो ऐसा चपटा करके बनेगा ना, ऐसे करके बनेगा। और इसका नाम क्या है? आयत, रेक्टेंगल, आयत, रेक्टेंगल। तो यही आंसर हो गया, कहीं दिया गया है? हाँ दिया गया। वृत्त थोड़ी बनेगा, गोल बनेगा, ईटा को काटेंगे तो स्क्वायर थोड़ी बनेगा, रेक्टेंगल बनेगा। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे आंसर की भी है, आप इसको फिर से अपने से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं पीडीएफ डाउनलोड करने के बाद आप वहां पे। और पार्ट 2 आप लोग कंप्लीट कर लिए तो कंग्रेचुलेशन। पढ़ाई करते रहिए आर्यन मैथ स्कूल के साथ, और अपने दोस्तों के साथ थोड़ा शेयर करने का कोशिश करें ताकि थोड़ा हमें भी सपोर्ट मिले। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे एक नए वीडियो के साथ और एक नए एनर्जी के साथ। टेलीग्राम में ज्वाइन करिए ताकि आपको वीडियो का कंटेंट मिल सके, पीडीएफ मिल सके। तो तब तक पढ़ाई करते रहिए, तब तक टाटा एंड बाय बाय। सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।